नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको ईरान में अमेरिका के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बताएंगे, जिसमें अमेरिका ईरान की नाक के नीचे से अपने एयरमैन को बचाकर निकाल ले गया। ये सुनने में भले ही हॉलीवुड की कोई फिल्म जैसा लग रहा हो, लेकिन जिस अंदाज में ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया है वो बिल्कुल जमीनी हकीकत है। आज हम विस्तार से आपको बताएंगे कि कैसे अमेरिका ने अपने एक सैनिक के लिए इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया और सैकड़ों करोड़ के अपने फाइटर जेट दांव पर लगा दिए, लेकिन अपने सैनिक को दुश्मन के जबड़े से जिंदा निकाल लिया। इसे द ग्रेट अमेरिकन रेस्क्यू ऑपरेशन भी कह सकते हैं। इसके बाद ईरान को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम के बारे में बताएंगे, जहां गुस्सा भी है, झुंझलाहट भी है, धमकी भी है, चेतावनी भी है और अगले हमले की तारीख भी मुकर्रर कर दी गई है। इस बार ट्रंप ईरान पर इस हद तक गुस्सा हो गए हैं कि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भाषा की मर्यादा भी भूल गए हैं, यानी इसमें गाली भी है। आज आपको बताएंगे कि 48 घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईरान ट्रंप की धमकियों की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहा है और उन्हें बिल्कुल बेखौफ अंदाज में जवाब दे रहा है। ईरान ने साफ कह दिया है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए बिल्कुल नहीं खुलने वाला है हॉर्मुज़। और सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर के बारे में बताते हैं, क्योंकि अब से ठीक 1.5 घंटे के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देश के नाम अपना संबोधन देने जा रहे हैं और उनके संबोधन पर पूरी दुनिया की नजर है। माना जा रहा है कि आज डोनाल्ड ट्रंप ईरान में चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता के बारे में बताएंगे और इसके अलावा वो ईरान को दिया अपना अल्टीमेटम भी याद दिलाएंगे। ईरान ने फिलहाल अमेरिका के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं, इसलिए माना जा रहा है कि ट्रंप आज युद्ध में कुछ नया करने की घोषणा करेंगे। इस बीच इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में पर भीषण हमले किए। इसके निशाने पर तेहरान के 3 एयरपोर्ट्स थे। ये बहुत बड़ी खबर है। अगर अब अमेरिका और इजराइल ईरान के एयरपोर्ट्स पर हमले कर रहे हैं, तो जो एक वक्त पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम ईरान को पाषाण युग में भेज देंगे, क्या उसी की तरफ ये बढ़ रहे हैं? क्या बाकी दुनिया से ईरान को कट ऑफ करने के लिए ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं? इस हमले में इजराइल ने ईरान की वायुसेना के भी दर्जनों लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर्स, सैन्य ढांचे को निशाना बनाया है। तेहरान के तीनों एयरपोर्ट्स को तबाह करके इजराइल ईरान की वायुसेना को अपंग बनाना चाहता है। इसके अलावा इजराइल और अमेरिका ने एक साथ तेहरान की मशहूर शरीफ यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया है। इस हमले में यूनिवर्सिटी को भारी नुकसान पहुंचा। शरीफ यूनिवर्सिटी को ईरान का MIT भी कहा जाता है। इस हमले को लेकर ईरान ने कहा कि अगर ज्ञान को उनसे छीन कर आकाश की ऊंचाइयों में रख दिया जाए, तब भी ईरान के लोग उसे हासिल कर ही लेंगे। और इन हमलों के बीच इजराइल ने यह भी दावा किया है कि उसने ईरान की साउथ पार्स पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी पर जोरदार हमला किया। इससे पहले भी पार्स गैस फील्ड पर हमला हुआ था। इस हमले में मुख्य तौर पर उन कंपनियों को निशाना बनाया गया जो इन संयंत्रों को बिजली, पानी, ऑक्सीजन की आपूर्ति करती है। इसके अलावा इजराइल की वायुसेना ने तेहरान में ईरान की कुद्स फोर्स के कमांडर असगर बागेरी को मार गिराया है। इजराइल का दावा है कि बाकेरी अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर हमलों की योजना बनाने में शामिल था। वो इजराइल, सीरिया, लेबनान में होने वाले कई गुप्त ऑपरेशंस का मास्टरमाइंड भी था। वैसे ये बात माननी पड़ेगी कि अमेरिका को यूं ही सुपर पावर नहीं कहा जाता। सोचिए, जिस ईरान के खिलाफ वो जंग लड़ रहा है, वहां फंसे अपने घायल पायलट को उसने इतनी कुशलता से बचाया कि ईरान को भनक तक नहीं लगी। वो ढूंढते रहे, नेशनल मीडिया पर कहते रहे कि अगर ऐसा पायलट मिलता है तो उसे मारिएगा मत, उसे जिंदा पकड़ना है। जगह जगह वो खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे, अपने ही देश में, अपनी ही पहाड़ियों के बीच, अपने ही इलाकों में, कि आखिर अमेरिका का ये पायलट कहां है हमारी जमीन पर। लेकिन वो दंग रह गए जब अमेरिका ने उसे बचा लिया। ईरान की सेना, स्थानीय मिलिशिया ग्रुप्स ने उसे पकड़ने के लिए पूरा जोर लगा दिया। ईरान ने इस अमेरिकी पायलट को जिंदा पकड़ने के लिए बाकायदा इनाम की घोषणा की थी, लेकिन ईरान की सारी घोषणाएं, सारी सैन्य शक्ति अमेरिका ने फ्लॉप शो बनाकर रख दिया। आज हम आपको द ग्रेट अमेरिकन रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बताएंगे, जो शायद किसी अन्य देश के लिए नामुमकिन टास्क होगा, लेकिन अमेरिका ने इस मामले में अपनी सेना की सुप्रीमसी दिखाई है। 4 अप्रैल को एक सैन्य ऑपरेशन के लिए अमेरिका का F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट
जैग्रोस के पहाड़ियों के ऊपर से गुजर रहा था। इस फाइटर जेट को 2 लोग ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें एक पायलट होता है और दूसरे को एयरमैन या वेपन सिस्टम्स ऑफिसर कहते हैं। अब जैग्रोस पहाड़ों के से ऊपर से गुजरते वक्त ये फाइटर जेट ईरान की सरफेस टू एयर मिसाइल की रेंज में आ गया। इस हमले में फाइटर जेट को भारी नुकसान हुआ और इसी दौरान पायलट ने खुद को जेट से इजेक्ट कर लिया, लेकिन एयरमैन उसी में फंस गया। अब आप सोचिए, मारा था इसे ईरान ने ही, इस फाइटर जेट को, F-15 को, लेकिन इसके बावजूद वो उसे ढूंढ नहीं पाए। जब पायलट इजेक्ट करता है, क्या हुआ आगे? एयरमैन को फाइटर जेट से इजेक्ट होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, जिससे वो ईरान के और ज्यादा अंदर पहुंच गया। अमेरिकी सेना ने तुरंत एक्शन लेते हुए पायलट के जेट इजेक्शन के तुरंत बाद उसे रेस्क्यू कर लिया, लेकिन इस दौरान उसका एयरमैन लापता हो गया। पायलट तो मिल गया, पायलट को उन्होंने बचा लिया, लेकिन जो एयरमैन था, जो वेपन कंट्रोलर था, वो गायब हो गया। एयरमैन के लापता होने के बाद अमेरिकी सेना में हड़कंप मच गया। दुश्मन देश में फंसे अपने सैनिक को बचाने के लिए अमेरिका ने अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। हम आपको इस रेस्क्यू ऑपरेशन की इनसाइड स्टोरी बताएंगे, ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो आपने कहीं और नहीं देखा है। फाइटर जेट से इजेक्ट होने के बाद पैराशूट की मदद से एयरमैन ज़ाग्रोस पहाड़ियों में किसी एक जगह पर पहुंचता था। ईरान का ये क्षेत्र देखिए, ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलों से घिरा हुआ है। ज़ाग्रोस के माउंटेन्स हैं, ज़ाग्रोस की पहाड़ियां। यहां पर किसी व्यक्ति को खोजना भूसे में सुई खोजने जितना मुश्किल काम था। आप सोचिए, घायल अमेरिकी सैनिक इस चुनौतीपूर्ण क्षेत्र और दुश्मन के इलाके में फंस गया था। फिर क्या हुआ? अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराने की खबर मिलते ही IRGC ने टीवी पर ऐलान शुरू करा दिया कि जो भी व्यक्ति इस अमेरिकी सैनिक को जिंदा पकड़कर उनके हवाले करेगा, उसे भारी इनाम दिया जाएगा। जिस इलाके में एयरमैन गिरा था, उस क्षेत्र पर IRGC ही नहीं, स्थानीय मिलिशिया भी एक्टिव है। तो एयरमैन को खतरा अब केवल IRGC से नहीं था, बल्कि स्थानीय लोग उसके लिए बड़ा खतरा थे, जो हाथों में हथियार लेकर उसको तलाश रहे थे, उसको ढूंढ रहे थे चारों तरफ। आप सोचिए, जब वहां से ये कहा जाता है कि 70 लाख लोग तो सिर्फ युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं, तो सोचिए इतने सारे लोग इस व्यक्ति से जो ऑफिसर है उसको ढूंढने में पूरे ईरान में लग गए। दुश्मन इलाका, और दुश्मन इलाके में गिरे एयरमैन के पास जिंदा बचने के लिए केवल 3 चीजें थी। पहला, एक M18 पिस्टल जिसमें सिर्फ 18 गोलियां होती हैं। दूसरा, एक एनक्रिप्टेड बीकन जिसके जरिए वो अपनी लोकेशन का सिग्नल भेजते हैं ताकि उसका रेस्क्यू किया जा सके। और तीसरा, अमेरिकी सेना में मिली सेयर ट्रेनिंग, जिसमें उन्हें मुश्किल परिस्थिति में जिंदा रहना, दुश्मन के इलाके में छिपना, दुश्मन की प्रताड़ना झेलना, कैद से भाग निकलना, सब कुछ सिखाया जाता है। अब युद्ध के मैदान में अक्सर ऐसी परिस्थितियां आती हैं और इसीलिए हर अमेरिकी सैनिक को यह खास ट्रेनिंग दी जाती है। दुश्मन देश के कठिन पहाड़ी क्षेत्र में फंसे एयरमैन के लिए उसकी ट्रेनिंग और बीकन ही उसकी जिंदगी और मौत का फर्क होता है। और इस एयरमैन ने अपनी इस ट्रेनिंग का इस्तेमाल इसी के लिए किया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, पैराशूट की मदद से ज़ैग्रोस माउंटेन पर उतरे एयरमैन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज दुश्मन की नजर से बचना, सुरक्षित जगह तलाशना इन पहाड़ों के बीच में। एयरमैन को उसकी ट्रेनिंग में सिखाया गया था, खाली मैदान में छिपना मुश्किल है, इसीलिए पहाड़ों से नीचे उतरने के बजाय वो ऊपर चढ़ने का फैसला करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि छिपने की सही जगह तलाशने के लिए यह अमेरिकी सैनिक करीब 7000 फीट की ऊंचाई पर गया। वहां पर उसे 2 चट्टानों के बीच बनी एक दरार नजर आई और उसने इसी जगह पर छिपने का फैसला किया। यह घायल अमेरिकी सैनिक करीब 30 से 48 घंटों तक चट्टानों की उस दरार में छिपा रहा और इस दौरान उसने अपने जैकेट में लगे एनक्रिप्टेड बीकन की मदद से अपनी लोकेशन भेज दी। अब ये एनक्रिप्टेड बीकन चीज क्या है? जिस एनक्रिप्टेड बीकन से अमेरिकी सैनिक ने अपनी रियल टाइम लोकेशन दी थी, उसे कॉम्बैट सर्वाइवर इवेडर लोकेटर कहते हैं। जो आप देख रहे हैं, रियल मशीन इस सैनिक के हाथ में है, जो तस्वीर आपके सामने है।
सैनिक की जैकेट में ही लगे इस सैन्य उपकरण में पहले से ही दुश्मन के इलाके का मैप होता है, इंटेलिजेंस का डेटा होता है और इस जानकारी की मदद से दुश्मन देश में भी छिपने की जगह खोजने में मदद मिलती है, कहां छिपा जाए। इसके अलावा इस डिवाइस की मदद से सैनिक अपना एन्क्रिप्टेड मैसेज भी दे सकते हैं। जिस दौरान अमेरिका का यह सैनिक दुश्मन के इलाके में फंसा हुआ था, उस वक्त अमेरिकी सेना को कोई अंदाजा नहीं था कि उनका एयरमैन जिंदा है या नहीं है, या फिर अगर वो जिंदा है तो कहां है। रेस्क्यू ऑपरेशन की सारी तैयारियां हो रही थी, लेकिन जरूरत थी एयरमैन की सलामती से जुड़े एक कोडवर्ड की, क्योंकि बहुत कुछ दांव पर लगाना था। अगर इस ऑफिसर को रेस्क्यू करना था तो अमेरिकी फौज को वहां उतरना पड़ता और इतने लोगों की जिंदगी दांव पर डालने से पहले यह पता लगाना जरूरी था कि वो जिंदा है, सुरक्षित है। घायल अमेरिकी एयरमैन ने अपने CSEL डिवाइस की मदद से सबसे पहले अपनी रियल टाइम लोकेशन भेजी। एन्क्रिप्टेड बीकन से लोकेशन मिलते ही अमेरिकी सेना एक्टिव हो गई, लेकिन उन्हें संदेह था कि क्या यह असली है। इसके बाद एयरमैन ने इसी डिवाइस की मदद से एक एन्क्रिप्टेड कोडवर्ड भेजा। उसमें क्या लिखा था? गॉड इज गुड। अब इस मैसेज ने अमेरिकी सैन्य अधिकारियों को परेशान कर दिया। उन्हें लगा कि उनका एयरमैन IRGC की कैद में है और यह मैसेज एक तरह का जाल है, ट्रैप है। लेकिन जल्दी ही इसको डिकोड कर लिया गया। अपने सैनिक की लोकेशन मिलने के बाद अमेरिका ने अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अपने एयरमैन को ईरान से बाहर निकाला। अमेरिकी सेना के लिए पहली प्राथमिकता थी और इसीलिए इस काम में पूरी ताकत झोंक दी गई। उन्होंने ये समझा, पहले उन्हें शक ये हुआ कि गॉड इज गुड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर अमेरिका में गॉड इज ग्रेट कहा जाता है। लेकिन बाद में इसको समझा गया कि वो अपनी तबीयत के बारे में बता रहा था कि वो ठीक है। अमेरिकी सेना ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन की जिम्मेदारी अपनी सबसे खतरनाक टीमों नेवी सील टीम 6 और डेल्टा फोर्स को दी। ये वही घातक टीमें हैं जिन्होंने पाकिस्तान में घुसकर उसामा बिन लादेन को मार गिराया था और किसी को कानो कान खबर नहीं लगी थी। यही नहीं, अबू बकर अल बगदादी के खात्मे से जुड़े सैन्य ऑपरेशन की जिम्मेदारी भी डेल्टा फोर्स को ही दी गई थी। इन दोनों यूनिट्स को घोस्ट यूनिट भी कहा जाता है, क्योंकि ये टीमें गुप्त ऑपरेशन या रेस्क्यू मिशन को पलक झपकते ही अंजाम दे देती हैं और फिर वहां से निकल जाती हैं। इन मिशन को पूरा करने के लिए 100 से ज्यादा सैनिक, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, 2 130J ग्लोबमास्टर, 3 टर्बोप्रॉप सैन्य विमान, 4 B-1 बॉम्बर, कई M9 रीपर ड्रोन्स और A-10 अटैक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया, जिनकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने के लिए खास रणनीति पर काम किया गया। अब धीरे धीरे आप समझेंगे कि आखिर किस तरीके से इसे अंजाम दिया गया, कैसे बचाया गया। घायल एयरमैन की लोकेशन मिलने के बाद अमेरिकी सेना ने सबसे पहले उस लोकेशन के पास कई किलोमीटर के दायरे में IRGC के मूवमेंट को रोका। आप समझ रहे हैं, क्योंकि वहां पर उन्हें ये ऑपरेशन को अंजाम देना था, तो उस पूरे इलाके में अब इनके पास लोकेशन था, इनको पता था कि इनका जो एयरमैन है वो जिंदा है। अब एयरमैन को खोज रहे जो स्थानीय मिलिशिया हैं उनको रोकना था, तो एक एक करके इन तमाम जगहों पर अमेरिका ने बॉम्बिंग शुरू की और इन मिलिशिया को टारगेट करना शुरू किया। जो आसपास IRGC का मूवमेंट था उन सबको टारगेट करना शुरू किया, बॉम्बिंग शुरू की। लोकेशन मिलने के बाद रेस्क्यू की सबसे पहली कोशिश 2 H-6 हेलीकॉप्टर्स से की गई कि हेलीकॉप्टर्स जाएंगे और ले आएंगे, लेकिन यह कोशिश जल्दी ही नाकाम हो गई, क्योंकि स्थानीय मिलिशिया ने इन हेलीकॉप्टर्स को पहचान लिया और उन पर फायरिंग शुरू कर दी। अब ऐसी स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए रेस्क्यू मिशन कैंसिल कर दिया गया। सोचिए, वो एयरमैन अभी भी पहाड़ों के बीच ऊपर चढ़कर 2 चट्टानों के बीच उस छोटी सी जगह पर बैठा हुआ है। इधर तैयारियां चल रही, लेकिन इसके बाद एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने डोनाल्ड ट्रंप को रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी दी और यह बताया कि एयरमैन को बचाया जा सकता है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद नेवी सील टीम 6 और डेल्टा फोर्स समेत सेना की एक ऐसी यूनिट बनाई गई जिसका लक्ष्य था एयरमैन को वापस लाना।
हर हाल में लाना। इस काम में मदद के लिए CIA ने एक अलग रणनीति बनाई, जिसके तहत ईरान को धोखे में रखा गया। तो सुनिए इस पूरे ऑपरेशन के सफल होने के पीछे की इनसाइड स्टोरी, जो ईरान भी समझ नहीं पाया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एक साथ 2 मिशन किए गए। पहला ईरान को धोखे में रखने के लिए और दूसरा एयरमैन को बचाने के लिए, यानी 2 पैरेलल मिशंस पर अमेरिकी फौज लग गई। बताया यही गया कि जो दूसरा ऑपरेशन था, जो प्लान बी था, जो दूसरी जगह हो रहा था, बताया गया कि यही ऑपरेशन है बचाने का, जबकि असल में एक दूसरा ऑपरेशन चल रहा था जो इस एयरमैन को बचाता है। पहले मिशन में रेस्क्यू ऑपरेशन का नाटक किया गया, जिसमें CIA ने ईरान में अफवाह फैलाई कि एयरमैन का रेस्क्यू कर लिया गया है और उसे निचले इलाके में लाकर एयरक्राफ्ट से निकाला जाएगा, नीचे वाले इलाके में, पहाड़ों से दूर। ऐसा करने की वजह से IRGC और स्थानीय लड़ाकों का सारा फोकस पहाड़ों से हटकर निचले इलाकों में पहुंच गया। दूसरा मिशन जो असल मिशन था, ये दूसरा मिशन ही असली मिशन था। इसमें रेस्क्यू को पहाड़ी इलाके से ही किया जाना था और स्पेशल फोर्सेस को इस ऑपरेशन में लगाया गया। अब क्या करते हैं? प्लान के मुताबिक US सेंट्रल कमांड ने सबसे पहले उस क्षेत्र पर बमबारी करवाई जहां से IRGC के पहुंचने की संभावना थी। 4 B-1 बॉम्बर्स ने एयरमैन की लोकेशन तक पहुंचने वाले सारे रास्तों पर करीब 900 किलोग्राम के 100 बम गिरा डाले। 900 किलोग्राम के 100 बम। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इतनी भारी बमबारी की गई कि एयरमैन की लोकेशन तक पहुंचने के बारे में कोई सोच भी नहीं सके। बमबारी यही नहीं रुकी, कुछ MQ-9 रीपर ड्रोन्स की मदद से स्थानीय मिलिशिया ग्रुप के लड़ाकों को निशाना बनाया गया ताकि वो एयरमैन की लोकेशन से वो भी दूर रहे। अब रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अमेरिकी सेना ने अपना C-130J एयरक्राफ्ट, 2 MH-6 हेलीकॉप्टर्स को ईरान के अस्थायी बेस पर उतार दिया। ये रेत के बीच में जो डेजर्ट लैंड है ना, वहां पर भी ये लैंड कर पाते हैं ऐसे विमान है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि टेम्पररी हवाई पट्टी उन्होंने बनाई, जो एयरमैन की लोकेशन से करीब 321 किलोमीटर दूर थी। अब यहां से इनको टेक ऑफ करके जाना था। इन एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स की मूवमेंट से ईरान को लगा कि रेस्क्यू के लिए ही आए हैं। बाद में ऐसा कहा गया कि एयरक्राफ्ट लैंडिंग साइट पर बुरी तरह फंस गया क्योंकि इसमें तकनीकी खराबी आ गई और ये टेक ऑफ ही नहीं कर पा रहे थे। इस दौरान स्पेशल फोर्सेस की एक टीम हेलीकॉप्टर्स की मदद से जैग्रोस पहाड़ों में उस लोकेशन पर पहुंची जहां घायल एयरमैन छिपा हुआ था। टीम ने उसे यहीं से रेस्क्यू किया, फिर सुरक्षित तरीके से कुवैत लेकर चला गया। इस पूरे मिशन में IRGC वो पायलट जो एयरमैन है वो अभी भी घायल हैं और उनका इलाज कुवैत में चल रहा है। इस पूरे मिशन में IRGC और स्थानीय मिलिशिया की नजर उस क्षेत्र में रही जहां पर C-130J और हेलीकॉप्टर्स उतारे गए थे। लेकिन जैसे ही मिशन पूरा हुआ, अमेरिकी सैनिकों ने अपने दोनों एयरक्राफ्ट्स, दोनों हेलीकॉप्टर्स की वो लैंडिंग साइट पर नष्ट कर दिया। C-130 थे वहां पर जो कि टेक ऑफ नहीं कर पाए थे, उन सबको नष्ट कर दिया अमेरिका ने ताकि उसकी तकनीक दुश्मन के हाथ न लगे। इसके रेस्क्यू ऑपरेशन में इजराइल सीधे तौर पर शामिल नहीं था, लेकिन IRGC की मूवमेंट की रियल टाइम जानकारी उसी ने उपलब्ध करवाई। उसके अलावा मतलब इंटेल इनपुट आप कह सकते हैं कि ये अमेरिकी फोर्सेस ने पूरी जो इंटेल गैदरिंग है और जिस तरह से मोसाद ने पूरे ईरान में अपने इंटेलिजेंस को बिछा रखा है, उन सब से अमेरिकी फोर्सेस जानकारी लेते रहे और इसी की वजह से ये सफल ऑपरेशन हो पाया। इसके अलावा इजरायली एयरफोर्स ने करीब 36 घंटे तक उस क्षेत्र में कोई हमला नहीं किया जहां पर पायलट के होने की जानकारी मिली हुई थी। कई अमेरिकी सैन्य एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये रेस्क्यू ऑपरेशन इतिहास के सबसे खतरनाक, सबसे चुनौतीपूर्ण अभियानों में से एक था जो सफल रहा। आप सोचिए किस तरह से इसे अंजाम दिया गया। IRGC पर लगातार बमबारी की गई, उस तरफ जहां पर पायलट था वहां पर जाने वाले सभी रास्तों पे भारी बमबारी। आप सोचिए किस तरह से चाहे वो मिलिशिया हो, IRGC है, सबको बहुत दूर रोक दिया गया। एक दूसरा मिशन बता दिया गया नीचे के इलाकों में। इन सब पे जब फोकस चला गया तब उन्होंने इस पायलट को रेस्क्यू कर लिया, जिनका कुवैत में अभी भी इलाज चल रहा है। काफी गंभीर रूप से घायल है बताया जा रहा है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी खबरों ने दुनिया को उलझा दिया है। एक घायल एयरमैन को बचाने के लिए अमेरिका ने जिस पैमाने पर ऑपरेशन चलाया और जिस तरह से ईरान की 2 जगहों पर सेना उतारी, उसे लेकर अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं।
तो अब आपको यह भी जानना चाहिए, अमेरिकी सेना का घायल एयरमैन ईरान के कोगिलुये एंड बोयर प्रोविंस के जैग्रोस पहाड़ियों में छिपा था। ये देखिए ये इलाका मैप पर। अमेरिकी सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन इन पहाड़ियों पर चल रहा था, लेकिन अमेरिकी सेना ने यहां से करीब 300 किलोमीटर दूर इस्फहान के पास अपने C-130J एयरक्राफ्ट्स और 2 हेलीकॉप्टर्स के साथ कई सैनिक उतार दिए। अब इसी में कई लोग 2+2 कर रहे हैं। अब इसको लेकर 2 तरह की थ्योरी सामने आ रही है। पहली ये कि CIA के कहने पर अमेरिकी सेना ने एक फॉल्स रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जो इस्फहान के पास किया गया, और दूसरा रियल रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया जो जैग्रोस पहाड़ियों पर किया गया, जो हमने आपको दिखाया। पायलट को बचाकर ले गए। लेकिन इस्फहान के पास किए गए सैन्य ऑपरेशन को लेकर ईरान ने एक बड़ा दावा कर दिया है। ईरान का दावा है कि अमेरिकी एयरमैन का रेस्क्यू एक बहाना था, असली मकसद यूरेनियम चुराना था। तो क्या कह रहा है ईरान? ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के इस सैन्य ऑपरेशन को छल करार देते हुए यूरेनियम चुराने की कोशिश बताया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने दावा किया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर कई तरह के गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जैसे अमेरिकी एयरमैन जिस क्षेत्र में गिरा वहां से इस्फहान बहुत दूर है। उनका दावा है कि अमेरिकी सेना सेंट्रल ईरान में उतरने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि रेस्क्यू ऑपरेशन एक छल था और अमेरिकी सेना यूरेनियम चुराना चाहती थी। तो लैरी जॉन्स के मुताबिक उनका यही कहना है कि आखिर इतनी दूर वहां पर इतने सैनिकों का उतरना और फिर अपने ही 2 इतने महंगे विमानों को उड़ा देना, आखिर अमेरिका क्यों ऐसा करेगा? और इसी वजह से ईरान तो खैर लगातार दावा कर ही रहा है। ईरान तो ये कह ही रहा है कि ये दरअसल यूरेनियम को चुराने की उनकी साजिश थी। बहरहाल रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अमेरिका ने अपने ही सैन्य एयरक्राफ्ट को जला दिया था और इस वजह से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि सैन्य ऑपरेशंस में अक्सर ऐसा करना पड़ता है। अगर कोई प्लेन आप वापस नहीं ला सकते हैं तो आपको उसको तबाह करना ही पड़ता है, वरना दुश्मन के हाथ तकनीक लगेगी। अमेरिका का कहना है कि उन्होंने अपने विमानों को इसलिए जलाया ताकि उसकी तकनीक दुश्मन को ना पता चले, जबकि ईरान का दावा है कि उन्होंने अमेरिकी एयरक्राफ्ट्स को मार गिराया है। अमेरिका ऐसा पहले भी कर चुका है। साल 2011 में नेवी सील टीम 6 और डेल्टा फोर्स ने उसामा बिन लादेन को मारने के लिए पाकिस्तान में जो ऑपरेशन किया था, उस ऑपरेशन में भी एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को अमेरिकी सेना ने जला दिया था ताकि उसकी टेक्नोलॉजी दुश्मन के हाथ न लगे। लादेन को मारने के लिए चलाए गए उस ऑपरेशन में 24 नेवी सील कमांडो, 2 स्टेल्थ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर गुप्त रूप से पाकिस्तान में घुसे थे और करीब 40 मिनट तक जमीन पर रहे। इस ऑपरेशन के दौरान एक ब्लैक हॉक बिल्डिंग की दीवार से टकरा गया था। जिन्होंने भी इस पर बहुत बेहतरीन एक से एक डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, उन तमाम अधिकारियों के साथ वो बताते हैं कि कैसे एक दीवार से एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर टकरा गया। इस ऑपरेशन में कोई घायल नहीं हुआ था, लेकिन हेलीकॉप्टर को जला दिया गया था। ठीक वैसे ही, मतलब जो लोग उस टॉमाहॉक में थे उन सबको हटा लिया गया, लेकिन उस हेलीकॉप्टर को पूरी तरह से वहां पर तबाह किया गया। ठीक वैसे ही इस बार अमेरिका ने अपने 2 MC-130J और 2 हेलीकॉप्टर्स को जला दिया ताकि तकनीक दुश्मन के हाथ न लगे। इस बार का रेस्क्यू ऑपरेशन अमेरिका के लिए इज्जत का सवाल था। कल्पना कीजिए अगर ईरान ने अमेरिका के एयरमैन को जिंदा पकड़ लिया होता तो वो इसको कितनी बड़ी जीत बताते और अमेरिका के लिए फेस सेविंग बहुत मुश्किल हो जाता, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए। अगर वो अपने सैनिक को बचाने में नाकामयाब रहता तो उसकी सैनिक क्षमताओं पर सवाल उठते। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी ईरान में रेस्क्यू ऑपरेशन फेल होने से अमेरिका मुंह की खा चुका है। साल 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने अमेरिकी दूतावास के 53 लोगों को बंधक बना लिया। इनको छुड़ाने के लिए अमेरिका ने 1980 में एक रेस्क्यू ऑपरेशन ईगल क्लॉ चलाया था। यह अमेरिका का एक नाकाम रेस्क्यू ऑपरेशन था। प्लान के मुताबिक एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर और एक C-130 एयरक्राफ्ट को डेजर्ट 1 नाम की एक जगह पर मिलना था और तेहरान में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा करने के बाद वापस जाना था। लेकिन डेजर्ट 1 लोकेशन पर हेलीकॉप्टर की टक्कर से C-130J विमान से हो गई, जिसमें 8 अमेरिकी सैनिक और मारे गए थे। इस टक्कर के बाद अमेरिका की बड़ी फजीहत हुई थी। तब ईरान ने अमेरिका को खूब बेइज्जत किया था।
यहां तक कि मारे गए अमेरिकी सैनिकों के शव को भी करीब 11 दिन बाद लौटाया था। और तो और जिन लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन ईगल क्लॉ चलाया गया वो अगले करीब 1 वर्ष तक ईरान में बंधक बने रहे और बाद में ईरान अपनी शर्तों पर उन्हें रिहा कर चुका था। इस घटना ने अमेरिकी सेना के मनोबल को तोड़ दिया था, लेकिन अमेरिका ने इस घटना से बड़ी सीख ली। इसी के बाद अमेरिका ने गुप्त रेस्क्यू ऑपरेशन, मुश्किल हालातों में हाई वैल्यू टारगेट को मारना या पकड़ना, इन सब के लिए खास टीम बनाई जिसे आज नेवी सील टीम 6 कहते हैं। और देखिए, आज इसी यूनिट ने ईरान में एक सफल रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन ईरान में था और शायद इसीलिए अमेरिका ने इसके लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और उसने खर्च के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। आप सोचिए कि इस एक रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जिसमें एक एयरमैन को बचाना था, उसके लिए अमेरिका ने 1000 करोड़ की कीमत वाले 2 C-130J एयरक्राफ्ट, 70 करोड़ रुपए की कीमत के 2 हेलीकॉप्टर्स स्वाह कर दिए। अपने एयरमैन को बचाने के लिए जब अमेरिका ने इतना बड़ा सैन्य ऑपरेशन चला दिया तो सोचिए अपनी राष्ट्रपति की धमकी को अमल में लाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले बुधवार की सुबह ईरान के लिए धमाकेदार हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बड़ी धमकी दी है। अब से कुछ देर बाद उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वैसे शुरू होने वाला है। हम आपको उसमें सीधे लिए चलेंगे क्योंकि माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्र के नाम संदेश में फिर कोई बड़ी बात कह सकते हैं। उन्होंने सख्त लहजे में हालांकि इससे पहले कहा है कि ईरान से कहा है कि या तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कोई डील कर लो, नहीं तो अगले 48 घंटे में कहर बरपेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर 4 अप्रैल को एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने ईरान को याद दिलाया कि समय बहुत तेजी से बीत रहा है। इस पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डील करने के लिए 10 दिन का समय दिया था और समय बहुत तेजी से बीत रहा है। वो धमकी भी दे रहे हैं कि अगले 48 घंटे में ईरान पर कहर बरपेगा। अगले दिन यानी 5 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर एक पोस्ट डाली। इस बार उन्होंने लिखा कि मंगलवार का दिन पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा, मतलब पावर प्लांट उड़ाने का और पुल को उड़ाने का डे। उनका इशारा था कि अगर उनकी मानी गई तो ईरान पर बड़े हमले होंगे। इस पोस्ट में उन्होंने गुस्से में अपशब्द लिखा और अपशब्द लिखते हुए ईरान के नेताओं को पागल कहा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की धमकी दी। अपने ट्वीट के 5 घंटे बाद ट्रंप ने एक बार फिर से एक पोस्ट लिखी और इस बार उन्होंने दिन और समय दोनों बताया। उनके इस ट्वीट को हमले का इशारा समझा जा रहा है। उनके 48 घंटे के अल्टीमेटम के मुताबिक बुधवार की सुबह 5:30 बजे ईरान में कुछ बड़ा होने जा रहा है और ट्रंप बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं, जिसका मतलब है कि इस बार वो काफी गुस्से में है। हालांकि ट्रंप का धमकियों का ईरान पर कोई असर नहीं हो रहा, वो गंभीरता से ले ही नहीं रहा है। वो पहले भी कई बार इस तरह के अल्टीमेटम दे चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ही देखिए, जिसको खोलने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले 21 मार्च को 48 घंटे की धमकी दी थी। ये 48 घंटे 23 मार्च को खत्म हुए तो डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से 5 दिन की मोहलत दी और कहा कि 5 दिन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो, नहीं तो बड़े हमले होंगे। ये 5 दिन भी खत्म नहीं हुआ कि 26 मार्च को ये मोहलत बढ़ा दी उन्होंने और कह दिया अब 10 दिन की मोहलत, और ये 10 दिन का अल्टीमेटम भी कल सुबह 5:30 बजे खत्म हो जाएगा। लेकिन इसी बीच 4 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे का एक नया अल्टीमेटम जोड़ दिया है जो बुधवार को सुबह 5:30 बजे खत्म होगा। मतलब डोनाल्ड ट्रंप अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दिए चले जा रहे हैं। पिछले अल्टीमेटम की समय सीमा खत्म नहीं होती कि नया अल्टीमेटम देकर उनकी समय सीमा फिर से वो बढ़ा देते हैं। शायद यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का अल्टीमेटम कई जगहों पर अगर आप देखें तो ईरान एम्बेसी उनका मजाक उड़ा रही है और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम्स पर खूब चुटकियां ले रही है। ईरान इसीलिए अल्टीमेटम की खिल्ली उड़ा रहा है। दुनिया भर की ईरानी एम्बेसी ट्वीट करके अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकियों वाली पोस्ट का मजाक उड़ा रही है। जिम्बाब्वे की ईरानी एम्बेसी ने लिखा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की चाबी खो गई है। जो धमकी दे रहे हैं ना डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलो वरना हम हमले करेंगे, उस पर वो लिख रहे हैं कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की चाबी ही खो गई है हमसे। इस पर साउथ अफ्रीका की ईरानी एम्बेसी ने लिखा है कि चाबी फूलदान के नीचे है और दोस्तों के लिए रास्ता खुला है। इन ट्वीट्स का संदेश साफ है कि ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की धमकियां देने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर मान लिया जाए कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान की धमकी आखिर धमकी है, तो क्या अमेरिका ईरान को अंधेरे में डुबो देगा?
क्या अमेरिका उसके पावर प्लांट्स तबाह कर देगा? क्या अमेरिका ईरान में 130 पावर प्लांट्स हैं, ये सारे पावर प्लांट्स किसी एक ग्रिड से नहीं जुड़े हैं, यानी सभी को तबाह करने पर ही ईरान को अंधेरे में डुबोया जा सकता है। ईरान का पावर ग्रिड सिस्टम पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड है, जैसा हमने आपको पहले भी दिखाया है। तो आइए एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि जो हाइड्रो पावर प्लांट्स है वो 9 है उनके पास, ऑयल पावर प्लांट्स 6 हैं, 10 ये और कंबाइंड। ये पूरे ईरान में जब आप देखेंगे इस हिस्से में, तो ये जितने मार्क्स आपको दिख रहे हैं ना, ये वाले रेड, ये गैस पावर प्लांट्स है लाल वाले, जितने ब्लू आपको दिख रहे हैं वो कंबाइंड पावर प्लांट है, और ये जो ग्रे कलर के, इस मिलिट्री कलर के बने हुए हैं, थोड़ा जूम इन कीजिए, थोड़ा जूम इन कीजिए, ये मिलिट्री कलर के बने हुए हैं ऑलिव, ये सारे के सारे जो है ये ऑयल पावर प्लांट्स हैं, और ये ब्लू वाले तो सारे हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी हम इस्फहान ये सब आपको दिखाई रहे हैं। तो इन सारे प्लांट्स को उसे तोड़ना होगा, तब जाकर वो अंधेरे में, जैसा वो दम भर रहे हैं कि अंधेरे में, पाषाण युग में हम पहुंचा देंगे ईरान को, तभी कर पाएंगे। कई पावर प्लांट्स की लोकेशन ऐसी है वहां अमेरिका के लिए हवाई हमले करना आसान ही नहीं है। अमेरिका को लगता है कि ईरान के पावर प्लांट्स को तबाह करके उस पर दबाव बनाया जा सकता है, लेकिन पलटवार के तौर पर अगर ईरान ने भी खाड़ी देशों पर पावर प्लांट्स पर हमले कर दिए तो ये लड़ाई पावर प्लांट्स के बदले पावर प्लांट्स की बन जाएगी, और अमेरिका एक और बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा उन खाड़ी देशों के लिए जिसको उसने सुरक्षा की गारंटी दी है। कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि अमेरिका ईरान पर दबाव बनाने के लिए शुरुआती हमले के तौर पर महत्वपूर्ण पावर प्लांट्स पर हमले कर सकता है, शुरुआती प्रेशर के लिए, जिसमें से एक है करमान शाह के करमान कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट पर हमला करना। यह ईरान के सबसे बड़े, सबसे महत्वपूर्ण बिजली संयंत्रों में से एक है। यह पावर प्लांट ईरान के औद्योगिक विकास, ग्रिड की स्थिरता के लिए रीढ़ की हड्डी माना जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण पावर प्लांट है रामन पावर प्लांट, जो खुजिस्तान में है। यह ईरान का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। खुजिस्तान प्रांत ईरान का तेल और ऊर्जा का केंद्र है। रामन प्लांट न केवल घरों को बल्कि इस क्षेत्र की तेल इंडस्ट्री को भी बिजली सप्लाई करता है। तीसरा महत्वपूर्ण पावर प्लांट है बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो फारिस की खाड़ी के पास है। ये ईरान का एकमात्र सक्रिय परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसे रूस की मदद से बनाया गया था और ये रणनीतिक रूप से काफी संवेदनशील है। बिजली उत्पादन के अलावा ये ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का भी प्रतीक है और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में रहता है। अमेरिका अगर अपने हमलों की पहली लहर में इन पावर प्लांट्स को निशाना बनाता है तो इसके जरिए वो ईरान को बहुत बड़ी चोट दे सकता है, और अगर कहीं बुशहर के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला हुआ तो परमाणु रिसाव का खतरा बढ़ जाएगा और पूरा क्षेत्र खतरे में आ जाएगा। द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी इस खतरे पर अपनी चिंता जाहिर की है। IAEA के मुताबिक बुशहर के न्यूक्लियर पावर प्लांट के 75 मीटर की परिधि में एक हमला हुआ था, जिसके बाद से उनकी चिंताएं बहुत बढ़ गई हैं। हालांकि इस हमले में न्यूक्लियर पावर प्लांट को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हमले बढ़े तो स्थिति खराब हो सकती है। IRGC से संबंधित ईरान की न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद से बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के पास अब तक 4 हमले हो चुके हैं, और जिस तरह से अमेरिका के तेवर दिख रहे हैं उसकी वजह से पूरे विश्व में एक दहशत इस बात को लेकर है कि अगर यहां पर हमला होता है न्यूक्लियर प्लांट के पास तो फिर इसके मायने क्या होंगे। इन हमलों के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा या नहीं कहना मुश्किल है, क्योंकि बड़े हमले की धमकियों के बावजूद IRGC ने इसे खोलने से इनकार कर दिया है। वो सीधा मना कर रहे हैं। IRGC की तरफ से एक बयान आया है, आज ही की बात बता रहे हैं आपको, जिसमें ये कहा है उन्होंने कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब पहले वाली स्थिति में नहीं लौटेगा, खासतौर से अमेरिका और इजराइल के लिए। IRGC के इस तेवर से अमेरिका को संदेश मिल गया है कि हमलों की धमकी से काम नहीं बनने वाला है, और इन धमकियों से ईरान डर नहीं रहा बल्कि उन पर हंस रहा है, उनका मजाक उड़ा रहा है। एक और संभावना जिस पर बहुत चर्चा हो रही है, ईरान को तबाह करने का राष्ट्रपति ट्रंप का इरादा बेहद गंभीर दिख रहा है, लेकिन इस संवेदनशील और नाजुक मौके पर अपना नंबर बढ़ाने की एक और कोशिश पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर की ओर से हुई, जो नाकाम हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने वॉशिंगटन और तेहरान दोनों को ही एक शांति प्लान सौंपा था, जिसके तहत 45 दिनों का सीज फायर का प्रस्ताव रखा गया और इस दौरान संघर्ष को खत्म करने के लिए विस्तृत चर्चा की बात की गई। इस प्रस्ताव में 15 से 20 दिनों के भीतर एक विस्तृत समझौते की रूपरेखा तय की जानी थी। शांति की पहल करने में कोई हर्ज नहीं है। हम चाहते हैं कि शांति की कोई सूरत अमेरिका और ईरान के बीच बने, लेकिन जब दोनों पक्षों के तेवर ऐसे हों, वहां अचानक 45 दिनों का सीज फायर जैसा प्लान अपरिपक्वता की ही श्रेणी में गिना जाएगा।
और इसीलिए बार बार पाकिस्तान के लिए बस एक ही लाइन कही जा रही है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हुआ जा रहा है। क्या अमेरिका और ईरान को मिडिल ग्राउंड में लाने से पहले इस तरह का सीज फायर संभव था? ईरान की ही प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और ठुकराते हुए अपने 10 डिमांड्स रखे, जिसके तहत क्षेत्रीय संघर्ष पूरी तरह रोकने, प्रतिबंध हटाने जैसी बातें कह दी गई। मैं फिर कहूंगी कि अगर सीज फायर होता तो अच्छा होता, लेकिन शांति का चैंपियन बनने की पाकिस्तानी कोशिशें सफल नहीं हुई क्योंकि गंभीरता नहीं है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी से जब सीज फायर प्रस्ताव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस पर कोई कमेंट करने से इनकार कर दिया। उधर अमेरिका के एनबीसी न्यूज से व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने साफ कहा कि 45 दिनों के सीज फायर जैसे प्रस्ताव पर राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से मंजूरी नहीं है। ईरान ने भी पूरी तरह से कह दिया कि इस पर हमारी मंजूरी नहीं है। पिछले महीने भी पाकिस्तान की ओर से इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के अधिकारियों के बीच बैठक कराने की कोशिशें खूब हुई थी। अब की बार पाकिस्तान की ओर सीज फायर की नई कोशिश से पहले पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, इजिप्ट के विदेश मंत्रियों की इस्लामाबाद में बैठक हुई। इसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार और चाइना के विदेश मंत्री वांग यी के बीच एक बैठक हुई। इसके बाद वांग यी और इशाक डार ने सीज फायर पर आधारित 5 सूत्रीय शांति प्लान और बातचीत का एक फॉर्मूला रखा। इस प्लान को सफल बनाने के लिए आसिम मुनीर ने खुद अमेरिका और ईरान के अधिकारियों के साथ संपर्क साधा। सूत्रों के मुताबिक आसिम मुनीर पूरी रात अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के साथ जुड़ते रहे। इधर की बात उधर, उधर की जोड़कर इधर, इधर की जोड़ के उधर। लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय ने सीज फायर के प्रस्ताव पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागे ने साफ कहा कि अल्टीमेटम और युद्ध अपराध की धमकियों के साथ बातचीत संभव ही नहीं है। ईरान ने 38 दिनों के इस युद्ध में हर बार अमेरिका इजराइल के हमले का जवाब उसी की भाषा में देने की कोशिश की और ईरान आगे भी ऐसा करने की धमकी दे रहा है। सीज फायर की चर्चाओं के बीच ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों की मदद से इराक में अमेरिका के लिए मुसीबत बन गया है। अब हालात ये बन गए हैं कि अमेरिका को बगदाद में रहने वाले अपने नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने के लिए कह दिया है और यही नहीं, अमेरिकी दूतावास के सभी नागरिकों को इराक छोड़ने की अपील की है। उन्हें चेतावनी दी गई है कि अगले 24 से 48 घंटों के अंदर बगदाद में कई बड़े हमले हो सकते हैं। उनके निशाने पर अमेरिकी दूतावास भी होगा। इराक में अमेरिका को ईरान के प्रॉक्सी संगठन इस्लामिक रेजिस्टेंस और अन्य शिया मिलिशिया ग्रुप से खतरा है। ये संगठन लगातार अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। खासतौर से बगदाद में मौजूद अमेरिकी दूतावास को कई बार निशाना बनाया जा चुका है। कल ही इरबिल की तस्वीर, जहां इरबिल में अमेरिकी दूतावास पर एक ड्रोन अटैक किया गया। इस हमले में एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर की मौत हो गई। इरबिल में अमेरिका का एक सैन्य बेस भी है और इस पर भी कुछ दिन पहले ड्रोन अटैक किया गया था। मिडिल ईस्ट के अन्य देशों में ईरान अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहा है, लेकिन इराक में उसने अपने प्रॉक्सी संगठनों को यह काम सौंप दिया है। 28 फरवरी के बाद से ईरान में अमेरिकी सैनिकों पर 9 हमले किए जा चुके हैं। ज्यादातर हमले स्थानीय मिलिशिया ही अब वहां पर कर रहा है। इजराइल ने ईरान को एक और बड़ा झटका देते हुए इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की खुफिया सेल के प्रमुख मेजर जनरल माजिद खादेमी को ढेर कर दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री कात्स ने बताया कि इजराइल की सेना ने बीती रात तेहरान में एक गुप्त ऑपरेशन के दौरान खादेमी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ईरान के नेता अब डर के साए में जी रहे हैं। इजराइल उन्हें एक एक करके ढूंढ निकालेगा और उनका खात्मा जारी रहेगा। कौन है ये माजिद खादेमी? माजिद खादेमी ने जनरल मोहम्मद काज़मी की जगह ली थी, जिन्हें इजराइल ने पिछले साल जून में हुए 12 दिन की जंग के दौरान मार गिराया था। आईआरजीसी का खुफिया संगठन ईरान के भीतर बहुत ताकतवर है और सीधे देश के सुप्रीम लीडर को सपोर्ट करता है। खुफिया प्रमुख की हत्या के साथ साथ इजराइल ने ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने का भी दावा किया है। कात्स के अनुसार इजराइल ने ईरान के स्टील, ईरान के पेट्रोकेमिकल उद्योग सबको भारी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि आखिर ईरान किस तरह से अपने लोगों को बचाता है। ईरान लगातार कोशिशें कर रहा है कि वो अपने लोगों को बचाए, लेकिन जब कोई मारा जाता है तो वो मोज़ेक थ्योरी पर चलते हैं। अलग अलग लोग, प्लान ए, प्लान बी, सी, डी, ई सब उनका तैयार रहता है। लेकिन अमेरिका का ये मानना है, इजराइल का ये मानना है कि वो एक एक करके टॉप लीडरशिप को तो मार ही रहे हैं, लेकिन जो लोग उनकी जगह ले रहे हैं उनको भी मार रहे हैं, ताकि धीरे धीरे जो उन जगहों पर पहुंचे वो लोग कमजोर हों, उनके पास अनुभव की कमी हो।
जिस वक्त ईरान अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है, उस वक्त ट्रंप सरकार में विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान के पूर्व जनरल कासिम सुलेमानी की भतीजी हमीदह सुलेमानी अफशर और हमीदह की बेटी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। सबसे पहले हम आपको मार्को रूबियो के हवाले से यह दावा बता रहे हैं, क्योंकि दूसरा पक्ष इससे इनकार कर रहा है। मार्को रूबियो ने कहा है कि हमीदह सुलेमानी अफशर और उनकी बेटी ग्रीन कार्ड होल्डर थी और अमेरिका में ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी। उन्होंने बताया कि हमीदह सुलेमानी ईरान के पूर्व मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की भतीजी हैं और ये ईरान का समर्थन करती थी, अमेरिका के लोगों पर हुए हमलों का जश्न मनाती थी, अमेरिका को शैतान कहती थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने इन दोनों का ग्रीन कार्ड रद्द कर दिया है और उन्हें इस हफ्ते अफशर और उनकी बेटी दोनों का कानूनी दर्जा खत्म कर दिया है और उन्हें अमेरिका के इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट ने गिरफ्तार कर लिया। अब मार्को रूबियो ने यह कह दिया। आगे वो कहते हैं कि ट्रंप सरकार अमेरिका को ऐसे विदेशी नागरिकों का घर नहीं बनने देगा जो अमेरिका विरोधी आतंकवादी सरकारों का समर्थन करते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमीदह सुलेमानी अफशर और उनकी बेटी ने अमेरिका में ईरान के दुष्प्रचार को बढ़ावा दिया और अमेरिका के सैनिकों पर हुए हमलों का जश्न तक मनाया। ये दोनों ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की समर्थक थी, जो कि अमेरिका में एक घोषित आतंकवादी संगठन है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका में इनकी आलिशान लाइफस्टाइल पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो यहां ऐशो आराम का आनंद उठा रही थी, लेकिन ईरान का प्रचार कर रही थी। विदेश मंत्रालय ने उनके इंस्टाग्राम अकाउंट का भी जिक्र किया है, जिस पर इनके आलिशान लाइफस्टाइल की फोटो पोस्ट की जाती थी। ये अकाउंट हाल में ही हटाया जा चुका है, यानी आज अगर आप देखिएगा तो इंस्टा पर से ये अकाउंट गायब कर दिया गया है। सोचिए, जो कासिम सुलेमानी अमेरिका को मिटाने के लिए जंग लड़ रहे थे, अमेरिका के हमले में ही मारे गए, उनकी भतीजी, उनका परिवार अमेरिका में ही ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहा था और जब वो अमेरिका को शैतान बताती थी, तब भी वो अमेरिका के संसाधनों पर ऐश कर रही थी। इनकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिन्हें लेकर कहा जा रहा है कि ईरान में बुर्के का समर्थन करने वाले लोगों के परिवार अमेरिका में जिस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, वो इन तस्वीरों पर कोई भरोसा नहीं कर पा रहा है कि ये ईरान के एक पूर्व कमांडर के परिवार की महिलाएं हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखिए, कासिम सुलेमानी की बेटी ने अमेरिका के विदेश मंत्रालय के दावे को गलत बताया है और वो ये साफ साफ कह रहे हैं कि अमेरिका झूठ बोल रहा है, कासिम सुलेमानी की कोई भतीजी ही नहीं है। दरअसल कासिम सुलेमानी के सिर्फ भतीजे हैं। सवाल यह है कि अमेरिका के विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय इतना बड़ा दावा क्या वाकई बिना किसी सबूत के कर रहे हैं, और अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? जानकारी के अनुसार हमीदह सुलेमानी अफशर साल 2015 में दरअसल अमेरिका गई थी और वो भी एक टूरिस्ट वीजा पर साल 2015 में वो गई थी और इसके बाद साल 2019 जब उन्हें असाइलम मिल गया और 2021 में वो ग्रीन कार्ड धारक भी बन गई। अब हमीदह सुलेमानी की उम्र 47 साल बताई जा रही है। इसके बाद हमीदह सुलेमानी की बेटी सरीना सादात हुसैनी साल 2021 में स्टूडेंट वीजा पर अमेरिका गई और 2023 में उसे भी ग्रीन कार्ड मिल गया। इन दोनों ने कई बार ईरान की यात्रा की थी, जिसकी वजह से अमेरिकी अधिकारियों को उन पर शक होने लगा था। और ये सब हम आपको अमेरिका के ही हवाले से बता रहे हैं, मार्को रूबियो का पोस्ट उनकी दी हुई जानकारी के हवाले से। तब से ही अमेरिका में एक ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी। तो मार्को रूबियो के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि कासिम सुलेमानी की भतीजी को गिरफ्तार किया गया है, ये उन्होंने डाला है। अब अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने सिर्फ कासिम सुलेमानी की भतीजी को लेकर ही ऐसा दावा नहीं किया है। उनका कहना है कि इस महीने की शुरुआत में अमेरिका ने ईरान के सुरक्षा सलाहकार अली लारिजानी की बेटी फातिमा अर्देशेर लारिजानी और उनके पति सैयद कलंतर मोत मेदी की नागरिकता भी समाप्त कर दी थी। सोचिए, जो ईरान में रहकर अमेरिका के लिए लड़ मरने की कसमें खा रहे हैं, जिस लारिजानी को अमेरिका ने मार डाला, उनकी बेटी अमेरिका में। सोचिए, जिन अली लारिजानी की जान अमेरिका से दुश्मनी निभाते हुए चली गई, उनका परिवार भी अमेरिका में ही रह रहा था। अगर मार्को रूबियो जो कह रहे हैं वो सही है तो ट्रंप बार बार ईरान को पाषाण युग में भेजने का दावा करते हैं। वो भले ही अभी तक ऐसा ना कर पाए हो, लेकिन वहां की सरकार और सिस्टम ने जरूर जनता को पाषाण युग का आभास करा दिया है, जहां डिजिटल युग बिना इंटरनेट के बीत रहा है। यह दावा डिजिटल वॉचडॉग ग्रुप नेटब्लॉक्स ने किया है।
नेट ब्लॉक्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल से जंग के बाद से ही ईरान ने अपनी ही जनता को इंटरनेट से वंचित कर दिया है। 28 फरवरी 2026 से शुरू हुआ ईरान में इंटरनेट शटडाउन आज अपने 38वें दिन भी जारी है। यानी ईरान की जनता पिछले करीब 900 घंटों से बिना इंटरनेट की जिंदगी जी रही है। हालांकि आपको बता दें, जब हम शाम का शो करते हैं तो रोजाना ईरान से लोग जुड़ते हैं हमारे साथ, लेकिन यह बताया जा रहा है कि वहां चुनिंदा लोगों को ही इंटरनेट की सुविधा दी जा रही है। अब नेट ब्लॉक्स की रिपोर्ट क्या है? नेट ब्लॉक्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह आधुनिक इतिहास में किसी भी देश द्वारा लगाया गया अब तक का सबसे लंबा कंटिन्यूअस नेशन वाइड शटडाउन है। ईरान ने इस मामले में म्यांमार, सूडान अपने ही 2019 के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। म्यांमार और सूडान में लंबे समय तक इंटरनेट बाधित रहा, लेकिन ये शटडाउन रीजनल थे, यानी देश के कुछ हिस्सों में सीमित थे या रुक रुक कर होने वाला शटडाउन था। लेकिन ईरान का ये शटडाउन ज्यादातर हिस्सों में है, पूरे देश में एक साथ बिना 1 मिनट की भी राहत के लगातार जारी है। इससे पहले जनवरी 2026 में ईरान में 18 दिनों तक इंटरनेट शटडाउन रहा था, लेकिन मौजूदा ब्लैकआउट अब 38 दिनों तक पहुंच चुका है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और काटेंगे तो वक्त है, जिएंगे तो जिंदगी है। नमस्कार। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल